नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप साल 2014 में एक आईफोन खरीदने चाहते हैं। उस टाइम पर आईफोन की कीमत थी $650। आपने अपनी जेब से 39,000 रुपये निकाले और फ़ोन ले लिए। आज 2025 में वही सेम $650 का फ़ोन खरीदने के लिए आपको 54,000 से 55,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। फ़ोन वही है, डॉलर प्राइस वही है, लेकिन आपके जेब से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा निकल गए। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी रुपी डॉलर के सामने कमज़ोर पड़ गया है। हर सुबह न्यूज़ आती है, रुपी हिट्स ऑल टाइम लो, रूपी क्रॉसिस 84, 85। विपक्ष कहते हैं ये सरकार नाकाम है और सरकार कहते हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन असली सच क्या है दोस्तों? क्या रूपी का गिरना हमारा इकोनॉमी का बर्बादी का साइन है या यह इकोनॉमी का एक ज़रूरी हिस्सा है? आज के वीडियो में हम सोच शराबा को छोड़कर हिस्ट्री, डाटा और इकोनॉमिक्स के लेंस से समझेंगे कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है और क्या ये कभी रुकेगा। चलिए शुरू करते हैं। I'm talking about the Indian rupee. For the first time ever, it crossed 90 against the US dollar. 90. It's an all-time record to a best record low of over 90 per dollar as delays into the purchasing power parity level. सबसे पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े झूठ को डिकोड करते हैं। आपने सुना होगा कि 1947 में $1 इज इक्वल टू ₹1 हुआ करता था, लेकिन ये गलत है दोस्तों। आरबीआई का ऑफिशियल डाटा उठाकर देखिए। 1947 में इंडिया करेंसी सिस्टम ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था। उस हिसाब से 1947 में $1 की कीमत लगभग ₹3.30 थे। हाँ, ये आज के मुकाबले बहुत कम था, लेकिन 1:1 रेशियो पर नहीं था। तो सवाल ये है दोस्तों, ₹3.30 से हम ₹90 तक पहुँचे कैसे? इस सफ़र में दो तरह की गिरावट आई है। नंबर 1, डिवैल्यूएशन, यानी जब सरकार ने खुद रुपया को गिराया। नंबर 2, डेप्रिसिएशन, यानी जब मार्केट ने रुपया को गिराया। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने रुपये को ₹4.76 से गिराकर ₹7.50 तक लाए, मजबूरी में, क्योंकि हमें वर्ल्ड बैंक से मदद चाहिए थी। फिर 1997 में जब देश का खजाना खाली था, तब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने रुपये को 70 से 24 और 24 से फिर ₹31 तक गिराया। ये थी डिवैल्यूएशन। लेकिन आज जो हो रहा है वो डिवैल्यूएशन नहीं है। सरकार जानबूझकर नहीं गिरा रहे, ये है मार्केट फोर्सेस का खेल, डिप्रिसिएशन। इसे समझने के लिए दोस्तों आपको डिमांड और सप्लाई का बेसिक रूल समझना होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते। मान लो आप बाजार में जाते हैं टमाटर खरीदने के लिए। अगर बाजार में टमाटर कम है और खरीदने वाले ज्यादा है तो टमाटर महंगा होगा। ये सेम लॉजिक करेंसी के साथ भी अप्लाई होता है। करेंसी का रेट किसी पॉलिटिशियन के भाषण से तय नहीं होता दोस्तों। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये तय होता है डिमांड और सप्लाई से। अगर वर्ल्ड में लोग रुपी का डिमांड ज़्यादा करेंगे तो रुपी ऊपर जाएगा। अगर डॉलर का डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा। अब सोचिए, हम डॉलर का डिमांड कब करते हैं जो कि डॉलर इतना ऊपर जा रहा है? जब हमें बाहर से कुछ खरीदना होता है। एग्जाम्पल के लिए क्रूड ऑयल को ले लो। इंडिया अपनी ज़रूरत की तकरीबन 87% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। बाहर का कोई भी कंट्री हो, चाहे वो रसिया हो या सऊदी अरेबिया हो, वो लोग हमसे रुपया नहीं लेते, वो लोग डॉलर मांगते हैं। तो इंडियन ऑयल कंपनीज को रुपये बेचकर डॉलर खरीदना पड़ता है और उसका रिजल्ट डॉलर का डिमांड बढ़ा, डॉलर का रेट बढ़ा और रुपये गिरा। इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। हम दुनिया से खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। जब तक हम नेट इंपोर्टर रहेंगे, टेक्निकली रुपये पर हमेशा प्रेशर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 सालों में कहानी थोड़ी अलग है। रुपये का गिरने के पीछे 3 स्पेसिफिक रीज़न है जो डाटा में साफ दिखते हैं। रीज़न नंबर 1, द US फेड इंटरेस्ट रेट्स। सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका का सेंट्रल बैंक। कोविड के बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ी तो वहाँ के बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को 0% से बढ़ाकर 5.5% तक कर दिया। अब आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचिए, अगर आपको अमेरिका का सेफ बैंक्स में बैठे बैठे 5.5% का रिटर्न मिल रहा है तो आप इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में रिस्क क्यों लेंगे? इसीलिए FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया का शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया और वापस अमेरिका में डालने लगे। जब वो अपने पैसे निकालते हैं, वो अपने रुपए बेचकर डॉलर ले जाते हैं। सिर्फ 2022-23 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से हजारों करोड़ रुपए उठाए हैं। रीजन नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स एंड सेफ हेवन। जब भी दुनिया में कहीं वार होता है तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। उनको लगता है कि दुनिया खत्म होने वाला है। तो सबसे सेफ करेंसी कौन सी है? US डॉलर। चाहे वार रसिया में हो या मिडिल ईस्ट में, लोग भागकर डॉलर खरीदते हैं। इसीलिए इसे सेफ हेवन करेंसी कहा जाता है। रीजन नंबर 3, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है पर सबसे ज़रूरी है।
इंडिया में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन यूजुअली 6% के आसपास रहती, बट अमेरिका में ये 2% होता है। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के बीच का गैप 4% है। थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है कि रुपये को हर साल ऐसे गिरते ही रहना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। अगर रुपये नहीं गिरेगा तो इंडिया का सामान महंगा हो जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट ठप पड़ जाएगा। तो अगर रुपये हर साल 3 से 4% गिर रहा है तो घबराए मत। ये इकोनॉमी को बैलेंस करने का एक तरीका है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये 4% के बजाय 10% तक गिर जाए। अब आप बोलेंगे कि मतलब सब बर्बाद है। नहीं, यहाँ कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जब हम कहते हैं कि रुपये गिरा तो सवाल ये है कि किसके मुकाबले? सिर्फ डॉलर के मुकाबले। अगर आप पिछले 1-2 साल का डाटा देखें तो जापान का करेंसी येन, यूके का पाउंड और यूरोप का यूरो, ये सब डॉलर के सामने बुरी तरह गिरे हैं। इनफैक्ट कई करेंसी के मुकाबले रुपये ने बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा आरबीआई को। आरबीआई के पास आज की डेट पर लगभग 625 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि पूरी वर्ल्ड में 4 नंबर है। जब भी रुपये 3 से गिरता है, आरबीआई मार्केट में आता है और डॉलर्स बेचता है ताकि गिरावट को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए रुपये क्रैश नहीं हो रहा, बस धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। तो इस पूरा एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 1, रुपये का 100 तक पहुंचना लगभग तय है। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगले 3 से 5 सालों में हम $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज देख सकते हैं। ये कोई फेलोर नहीं, एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 2, इसका आप पर असर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉरेन ट्रैवल भी ज्यादा महंगा होगा। पॉइंट नंबर 3, सोल्यूशन क्या है? देश के लेवल पर सोल्यूशन है एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। जब हम मेक इन इंडिया करके चीजें बाहर बेचेंगे और डॉलर कमाएंगे और तब रुपी स्ट्रॉन्ग हो। और पर्सनल लेवल पर सोल्यूशन क्या है? अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए। सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में पैसे मत रखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिप्रिसिएशन उसे खा रहा है। गोल्ड, रियल एस्टेट या इंडेक्स फंड, जहाँ रिटर्न ज्यादा मिलता हो वहाँ इन्वेस्ट करें। करेंसी का रेट देश का प्रेस्टीज का सिंबल नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का थर्मोमीटर है। बुखार करेंसी में नहीं, बुखार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस में। उम्मीद है आज का ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर आपका राय क्या है कमेंट कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग फैक्ट्स को समझें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।